हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रभात एग्जाम और मैं हूं विष्णु शर्मा। आपके लिए लेकर आए हैं वो सीरीज जो आपको बताएगी हर साल का इतिहास, हर साल जो प्रमुख घटनाएं घटी थी उनके बारे में बहुत ही दिलचस्प जानकारियां। तो ये 1949 के इतिहास को बता रहा है ये वीडियो। इस वीडियो में आप जानेंगे कि 1949 में ऐसा क्या क्या घटना हुई जिसके चलते देश में बड़े परिवर्तन बाद में हुए। सबसे बड़ी जो घटना थी वो थी संविधान निर्माण की। संविधान निर्माण में 1949 एक बहुत बड़ा साल है। हिंदी को राजभाषा इसी साल घोषित किया गया, त्रिपुरा का विलय इसी साल हुआ, आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ वो भी इसी साल हुआ। ऐसी कई घटनाएं हैं जो इतिहास में 1949 में दर्ज हैं और वो भारत के इतिहास पर, भारत के वर्तमान पर बहुत असर डालती हैं। तो संविधान की बात पहले कर लेते हैं। संविधान से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें हैं, बहुत से लोगों को नहीं पता और बहुत से लोगों को पता चल गया है कि क्यों 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि उस दिन संविधान लागू हुआ था। लेकिन ये आपको मालूम है कि 26 जनवरी ही क्यों? क्या 26 जनवरी का कुछ खास नाता है? अगर आपको नहीं पता है तो ये आपके लिए दिलचस्प होगा। 26 जनवरी 1930 को जब लाहौर में रावी नदी के तट पर नेहरू जी ने पहली बार कांग्रेस की स्थापना के 45 साल बाद स्वतंत्रता की मांग की थी अंग्रेजों से पहली बार। 1929-30 की जो रात थी, 31 दिसंबर की रात, उस दिन नेहरू जी ने रावी नदी के तट पर ये तिरंगा लहराया था और ये उस वक्त तय किया गया था कांग्रेस के अधिवेशन में कि अब जो 26 जनवरी आएगी उस दिन से हम स्वतंत्रता दिवस मनाया करेंगे, एक सांकेतिक स्वतंत्रता दिवस। और वो मनाया गया, हर साल उसके बाद मनाया गया। तो अब क्योंकि आज़ादी मिली, 15 अगस्त को तय हुई कि 15 अगस्त को देश आज़ाद होगा, तो 26 जनवरी की यादें कैसे सहेज कर रखी जाएं ये तय हुआ। तो ये तय किया गया कि क्योंकि संविधान तो बनकर तैयार हो चुका था 26 नवंबर 1949 को, तो ये तय हुआ कि इसको लागू किया जाएगा अगले साल यानी 1950 में 26 जनवरी के दिन से। तब से आप गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे मनाते हैं। और इसलिए 1949 और ख़ासतौर पे 26 नवंबर और उससे पहले की बहस जो उस साल में हुई वो सारी महत्वपूर्ण है। और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में ये बनकर तैयार हुआ था संविधान। और क्योंकि ये जो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो बैठक हुई थी पहली, और उससे लेकर 26 नवंबर तक 1949 तक ये तारीख एक्चुअली जोड़ी जाती है। तो 22 नवंबर तक ये बताया गया वहाँ पर संविधान सभा में कि 22 नवंबर 1949 तक 64 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। जो समय लगा वो बताया और जो पैसा लगा वो बताया। कैसे संविधान सभा में अलग अलग चीज़ों को लेकर कि राष्ट्रगान क्या हो, हिंदी हमारी राजभाषा हो कि नहीं हो, इन सब पर बहस हुई। और सब मुद्दों पर जिनसे आज देश चल रहा है, देश के कानून में, देश के संविधान में, उन सब पर बहस हुई। और ये तय हुआ कि 26 जनवरी को इसको लागू किया जाएगा। तो मैं आपको बताने जा रहा था कि एक खास व्यक्ति के बारे में संविधान से जुड़े, बाबा साहब अम्बेडकर को आप जानते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 नवंबर को 2 व्यक्तियों को शुक्रिया कहा था, धन्यवाद कहा था, थैंक यू कहा था और कहा था कि मैं जो संविधान लेकर आया हूँ, जो मैंने बनाया है सदस्यों के साथ मिलकर, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य हैं उनको लेकर जो संविधान बनाया है, उसमें इन 2 व्यक्तियों का बहुत बड़ा योगदान है। इनका श्रेय इन लोगों को जाता है। वो थे BN राव, वो संविधान के सलाहकार थे, जो संविधान निर्माण कर रही थी जो कमेटी, उसके सलाहकार थे। और जो चीफ ड्राफ्टमैन थे वो थे SN मुखर्जी, उनका भी रोल था। उन दोनों के बारे में बात की तो मैं BN राव के बारे में खास तौर पे आपको बताना चाहता हूँ। BN राव का नाम बड़ा अनजाना सा है, लोग उनके बारे में कम जानते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कैसे एक तरह से गुमनाम नायक थे वो संविधान बनाने में। वो एक सिविल सर्विस ऑफिसर थे, लगातार अंग्रेजी सरकारों के बड़े बड़े ओहदों पर काम करते रहे। उनको कहा गया जब संविधान बनना था कि आप जाइए अलग अलग देशों के संविधान का अध्ययन कीजिए और बताइए। तो आप जो पढ़ते हैं ना कि नीति निर्देशक तत्व तो यहाँ से लिए गए, मौलिक अधिकार वहाँ से लिए गए, ये जो व्यवस्था है लोकतांत्रिक कहाँ से ली गई, राष्ट्रपति के अधिकार कहाँ से लिए गए, ये सारे प्रावधान जो अलग अलग देशों से लिए गए, उसके लिए बाकायदा BN राव उन देशों में गए, उनके संविधान का अध्ययन किया और अपनी एक रिपोर्ट बना के और बाकायदा एक मोटा ड्राफ्ट बना के दिया गया। और वो उनको दिया गया, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। फिर उन लोगों ने उस पर बाकायदा काम किया, उन जो सदस्य थे डॉक्टर साहब के साथ, उन सब ने काम किया और तब संविधान बन के तैयार हुआ। और उस पर बहस हुई। संविधान सभा ने जो 2 साल 11 माह 18 दिन लगाए, उन पर बहस हुई और बहस के बाद जो प्रावधान पास होते गए उनसे बनकर संविधान तैयार हुआ। ऐसे में BN राव बड़ा नाम थे और उनके और भी कुछ काम है जो आपको जानने चाहिए। BN राव सिक्योरिटी काउंसिल के, जो UN की सिक्योरिटी काउंसिल जिसका मेंबर बनने के लिए भारत बेचैन है, भारत चाहता है, हर भारतवासी चाहता है कि सिक्योरिटी काउंसिल में भारत का नाम आए, लेकिन मुश्किल है तमाम सारी।
सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट रहे थे वो, और तो और वो यूएन के जनरल सेक्रेटरी, जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं महासचिव, उसका चुनाव लड़ने जा रहे थे। लेकिन सरकार ने उनसे कहा कि आप इंटरनेशनल जो कोर्ट है हेग में, उसके सदस्य बन जाइए। तो वहाँ गए और उसके सदस्य चुने गए, और वहीं रहते हुए उनकी बाद में बीमारी से मौत हो गई थी। तो एक बड़ा नाम था BN राव। तो जो आप जो देखते हैं तमाम देशों से जो कुछ लिया गया हमारे संविधान में, उसमें बहुत बड़ा रोल, मूल जो ड्राफ्ट तैयार किया या मूल जो योजनाएं उन्होंने तैयार की, उसको लेकर प्रारूप जो तैयार किया, उसमें BN राव का बड़ा रोल है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, बाबा साहब ने उनका शुक्रिया अदा किया। 1949 को हिंदी के लिए और जाना जाता है कि राजभाषा हिंदी को बनाया जाए। देश की आज़ादी के बाद जब ये मांग उठनी शुरू हुई तो 12 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने इस विषय पर डिबेट शुरू की शाम को 4 बजे, और ये डिबेट जाकर ख़त्म हुई 15 सितंबर को। ये माना गया, अलग अलग लोगों ने बहस की, साउथ के भी थे, नॉर्थ के भी थे, गुजरात के थे, पंजाब के थे, सभी लोगों ने बहस की कि क्या, और हर मुद्दे पर क्या हिंदी को देश की राजभाषा बनाया जा सकता है। और इनमें पुरुषोत्तम दास टंडन, मुंशी साहब, ढेर सारे लोग थे, अलगू राय, रघुवीरा, ऐसे बहुत से लोग थे, साउथ के भी लोग थे, जिनकी अलग अलग अपनी बातें थीं, अलग अलग मांगें थीं। कोई चाह रहा था कि ये ज़रूरी नहीं है कि हिंदी को रखा जाए। फिर ये तय किया गया कि 15 साल का समय और दिया जाए, 15 साल के बाद हिंदी के साथ जो अभी अंग्रेजी भी चलने दी जाए, और 15 साल बाद अंग्रेजी को ख़त्म करके केवल हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया जाए। तो इस पर मोटे तौर पर सहमति हुई। इस बहस में ये तक डिस्कस हुआ कि जो हिंदी के अंक हैं उनको रखा जाए या नहीं रखा जाए। इस पर भी एक लंबी बहस हुई। 278 पेजों की वो बहस आप पढ़ सकते हैं, गूगल में सर्च कर सकते हैं, पार्लियामेंट की साइट पे और भी कई साइट्स पे पड़ी है। और उस बहस के बाद ये तय हुआ 15 सितंबर को 1949 को कि 15 साल बाद यानी 1965 में, क्योंकि संविधान लागू हुआ 1950 में, तो वहाँ से 15 साल जो होंगे 1965 में जाके इसको लागू किया जाएगा, हिंदी राजभाषा बन जाएगी। ये जब तय हुआ, उससे पहले की एक दो बातें मैं और आपको बताना चाहूँगा कि हिंदी की बात है तो कुछ हिंदी के पुरोधा और थे, जिनमें एक अलगू राय शास्त्री थे, आजमगढ़ के सांसद थे, आर्य समाज से जुड़े थे। उन्होंने ये पूछा, जब 26 नवंबर को संविधान को स्वीकार किया जा रहा था, तो उन्होंने पूछा कि आप ये बताएं, प्रेसिडेंट से पूछा, जो संविधान सभा के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में राष्ट्रपति बने, उनसे पूछा कि आप जब आएंगे 26 जनवरी को, तो क्या संविधान की कॉपी पर जो साइन होंगे वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होंगे कि हम केवल अंग्रेजी जो विदेशी भाषा है उसमें ही लाएंगे संविधान को? क्या संविधान का ट्रांसलेशन हो पाएगा? तब उन्होंने आश्वस्त किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कि संविधान के ट्रांसलेशन का काम शुरू हो गया है। मैं वायदा तो नहीं कर सकता कि 26 जनवरी तक हो पाएगा, लेकिन हिंदी में संविधान जरूर आएगा। और ये हुआ भी। 24 जनवरी को फिर बैठे लोग और 284 सदस्यों ने उस पर साइन की। एक हिंदी की कॉपी थी और एक इंग्लिश की कॉपी थी। 15 महिला सदस्य भी थी। एक और व्यक्ति थे डॉक्टर रघुवीरा ने ये पूछा कि आप संविधान पर, ये पूछा था 26 नवंबर को, कि संविधान पर हिंदी में साइन करेंगे या अंग्रेजी में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थोड़े से नाराज दिखे, बोले कि आपने ये सवाल पूछा ही क्यों। बाद में वही रघुवीरा जनसंघ के 1963 में नेशनल प्रेसिडेंट बने। तो ऐसे बहस, ये मुद्दा और तमाम सारे मुद्दों को लेकर बहस चलती रही हिंदी को लेकर। और मैं आपको बता दूं कि ये बहस जब 15 साल बाद राजभाषा वाला लागू करने की बात थी, तो कुछ साल पहले से ही ये चीज़ें शुरू हो गई कि ये आसानी से होना नहीं है, क्योंकि साउथ के राज्यों में कई जो पार्टियां थी DMK जैसी, वो उठनी शुरू हो गई और केवल हिंदी विरोध के नाम पे। तो 1963 में नेहरू जी एक कानून लेकर आए जिसमें बाध्यता खत्म कर दी गई कि अंग्रेजी को हटा दिया जाएगा, यानी अंग्रेजी भी जारी रहेगी। और 1965 में जब शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर थे, तब फिर ये जब हिंदी को राजभाषा लागू किया जाना था, हिंदी विरोध की आग फैल गई। 1965 की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उसमें इंदिरा गांधी का क्या रोल था, कैसे इस आग पर काबू पाया गया, वो 1965 के वीडियो में आपको बताएंगे। और उसके चलते 1965 में ढेर सारे लोगों ने, ढेर सारे युवाओं ने साउथ के राज्यों में आत्महत्या कर ली। तमाम विवाद हुआ और कैसे उससे निपटे उस साल के वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन 1967 में एक राजभाषा कानून लागू हुआ, जिसके तहत फिर हिंदी को अनंत काल तक इंतजार करने के लिए बोल दिया गया कि जब तक सब कुछ चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, तब तक हिंदी को राजभाषा नहीं बनाया जाएगा। 1949 की एक प्रमुख घटना थी सावरकर को रिहा किया जाना, सावरकर को बरी किया जाना। गांधी हत्या में जो उनके ऊपर केस चला था, 1 साल 5 दिन
वो जेल में रहे। और कैसे हुआ? 5 फरवरी 1948 को उनको गिरफ्तार किया गया था, 5-6 दिन बाद ही गांधी जी की हत्या के। और उसके बाद उन्हें मुंबई की आर्थर जेल में रखा गया था। उन्हें लाया गया दिल्ली मई में जब दिल्ली लाया गया, 13 मई को नोटिफिकेशन जारी हुआ कि जो मुकदमा है वो लाल किले में एक अदालत बनाई गई है, उसमें चलेगा। दरअसल ब्रिटिश मिलिट्री कैंप की 2 मंजिला इमारत थी, उसमें टॉप फ्लोर पे कोर्ट बनाई गई, 23 फुट लंबी, 100 फुट चौड़ी। इस तरह से उस कोर्ट में एक मुकदमा चला और जो नीचे का फ्लोर था उसका, उस फ्लोर में केस से जुड़े हुए सारे कागजात रखे गए। और जो सुरक्षा थी वो दिल्ली पुलिस के बजाय मुंबई पुलिस की लगाई गई थी। तो अंग्रेजों ने पूरे इंतजाम किए थे, क्योंकि सावरकर को देखने, जब सावरकर को लाल किले में लाया गया तो हजारों की संख्या में लोग सावरकर को देखने के लिए लाल किले रोज पहुंचते थे, नारे लगाते थे और चले जाते थे। केस चलता रहा, 149 लोगों की गवाहियां हुई। जून से लेकर नवंबर तक लगातार केस की हियरिंग चलती रही, सुनवाइयाँ चलती रहीं। और उसके बाद 10 फरवरी 1949 इसलिए महत्वपूर्ण है कि 10 फरवरी 1949 को कानपुर के एक जज थे आत्माचरण जी ने इस केस का फैसला सुनाया और 2 लोगों को, गॉडसे आप्टे को फांसी दी गई, कई लोगों को उम्र कैद की सजा हुई और वीर सावरकर को बाकायदा बाइज्जत रिहा कर दिया। और जब उन्हें रिहा कर दिया तब ये साफ किया दिल्ली के जो भी उस वक्त वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उस इलाके के, उन्होंने कहा कि सावरकर को यहाँ रुकने ना दिया जाए। दरअसल उन्हें खबर मिली थी, हिंदू महासभा सावरकर को लेकर पूरी दिल्ली में एक शोभा यात्रा निकालना चाहती थी, जिसको लेकर ब्रिटिश पुलिस को भनक लगी और डीएम ने पंजाब सेफ्टी एक्ट जो वहाँ लागू होता था उसको लागू किया और कहा कि सावरकर को चुपचाप सुरक्षा में रेलवे स्टेशन ले जाए और बॉम्बे भेज दिया जाए। सावरकर पर दिल्ली में रुकने पर 3 महीने का प्रतिबंध लगा दिया गया। ये था सावरकर का 1949 का बड़ा कनेक्शन। 1949 की एक बड़ी घटना है त्रिपुरा का भारत में विलय। ढेर सारी रियासतें 1947 में नहीं मिली थी, वो बाद में भारत में विलय हो रही थी, लेकिन त्रिपुरा के विलय की चर्चा जरा कम होती है। दरअसल उनके जो राजा थे वीर विक्रम किशोर देव बर्मन, उनकी मौत हो गई थी 1947 में। 13 साल का उनका बेटा था किरीट। उसके लिए जो राज्य का कार्यभार था उनकी माँ ने संभाल लिया था। माँ का नाम था कंचन प्रभा देवी और एक काउंसिल बना दी गई थी जो राज्य का जो संचालन है वो देखती थी। जैसे ही विरोधियों को पता चला कि 13 साल के किरीट को राज्य का कार्यभार सौंप दिया गया है और कैसे काउंसिल उसको देख रही है, रानी उस काउंसिल का नेतृत्व कर रही हैं, ऐसे में जो अंदर के विरोधी थे तमाम वो लोग खिलाफ हो गए और वो ऐसी साजिशें रचने लगे जिससे कि रानी को परेशानियां होने लगीं और साथ में ईस्ट पाकिस्तान की तरफ से भी उन विद्रोहियों को मदद मिलने लगी। तो फिर उन पर ये दबाव पड़ा कि क्यों ना भारत में विलय कर दिया जाए और इस विलय की सारी रूपरेखा 1948 में तैयार हो गई थी। लेकिन 9 सितंबर 1949 को त्रिपुरा मर्जर एग्रीमेंट पर साइन किया गया और 15 अक्टूबर तक त्रिपुरा भारत का हिस्सा बन गया। लेकिन मैं आपके लिए एक और दिलचस्प जानकारी लेकर आया हूँ, ये कि आपने एस डी बर्मन का नाम सुना होगा, आपने आर डी बर्मन का नाम सुना होगा, पंचमदा जिन्हें बोलते हैं, तमाम सारे गाने आपने शोले के भी सुने होंगे, ढेर सारी और फिल्मों के सुने होंगे। वो दोनों बाप बेटे इसी त्रिपुरा राज्य परिवार से संबंध रखते हैं। उन्हीं आर डी बर्मन से बाद में लता मंगेशकर जी की बहन आशा भोसले ने शादी की। तो ये थी 1949 की प्रमुख घटनाएं। बहुत सारी घटनाएं और बाकी हैं जिनमें भारत पाकिस्तान युद्ध का जो हल निकला था, कैसे वो युद्ध विराम हुआ, आरबीआई का कैसे राष्ट्रीयकरण हुआ, ढेर सारी और चीज़ें हैं जो आप अपने आप भी पढ़ सकते हैं। लेकिन हम क्योंकि समय कम है इसलिए 1950 का वीडियो जल्दी लेकर आएंगे और बाकी के जितने भी साल हैं आज़ादी के 75 ईयर्स का हम ये पूरा वीडियो आपके लिए लेकर आए। प्रभात एग्जाम पर हर साल का वीडियो आप देख सकते हैं। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार, बाय बाय।